Hello everyone, welcome back to our channel Physio Pathways. I am Nisha Khan, a physiotherapy final year student from Jamia Millia Islamia. Today I am going to tell you about the subject studied in the third year of the physiotherapy. तो यहाँ पर मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाली हूँ सब्जेक्ट्स के बारे में जो आप लोग थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, और ये ओवरव्यू देके मैं आपको बताऊँगी कि आपको कैसे कैसे फर्दर इन चीज़ों को पढ़ना है, और मैं उसके ऊपर आगे वीडियोस भी अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर एक क्विक ओवरव्यू है जिसमें मैं आपको बताऊँ। द फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ फिजियोथेरेपी इन जनरल मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें जो हम जनरल मेडिसिन और सर्जरी जो हम अपने लास्ट ईयर में पढ़ कर आए हैं उसका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट पे प्रिसाइजली हम उसको पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले भी हम यहाँ पे जनरल मेडिसिन और सर्जरी जो होती है उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं और उसके बाद फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट पढ़ते हैं। तो यूजुअली होता क्या है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फोकस उनका कंडीशन पे ही रहता है रादर देन दी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिर्फ इसी पे बेसिस है कि आपका पीटी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। इसलिए मैं आगे जो वीडियोस लाऊंगी वो स्पेशली कंसाइज वीडियोस रहेंगी जिसमें हमारा रिहैबिलिटेशन वाला पार्ट ही ज़्यादा रहेगा और कंडीशंस वाला पार्ट भी रहेगा, एक ओवरव्यू रहेगा ताकि आप लोग को थोड़ा क्विक रिविजन हो जाए उसके बारे में। देन हमारा सेकंड सब्जेक्ट हमारा है फिजियोथेरेपी इन ऑर्थोपेडिक्स। ये फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो ऑर्थो के होते हैं, विच इज़ दी मस्कुलोस्केलेटल बेसिस के। तो उनके लिए ऑर्थोपेडिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोपेडिक्स में बहुत सारी ऐसी इंजरीज होते हैं, ट्रॉमा होते हैं, कंडीशंस होती हैं, फ्रैक्चर्स हुए, डिसलोकेशंस हुए, बहुत सारी ऐसी इंजरीज होती है, एक वास्ट चीज़ है। तो उसके अंदर सबका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। इसी वजह से हमें पढ़ना पड़ता है ये वाला सब्जेक्ट, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजियोथेरेपी इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, तो ये थर्ड सब्जेक्ट होता है हमारा जो हम थर्ड ईयर में पढ़ते हैं। तो इसमें स्पोर्ट्स मेडिसिन मतलब जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो हमारे एथलीट्स होते हैं, जो हमारे स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, ऐसे इंडिविजुअल, ये उनके लिए होता है। उनके अंदर जो जो कंडीशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे हमारे एथलीट्स होते हैं जिनको स्पोर्ट्स खेलते वक्त इंजरीज हो जाती हैं, उसको हम स्पोर्ट्स इंजरीज बोलते हैं। तो जिनको स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं उनके लिए भी हमारा फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट होता है, जो कि ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड ये वाले होते हैं। तो हमें इसमें सबसे पहले ये बताया जाएगा, और उसके बाद जो स्पोर्ट्स के अंदर कुछ अलग अलग भी होती हैं जिसमें हमारी स्पोर्ट्स टीम्स होती हैं, स्पोर्ट्स के मेंबर्स होते हैं। उसके अलावा हमारा न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, थेरेप्यूटिक मोडालिटीज़, एक्सरसाइजेस, मतलब टेपिंग टेक्निक्स, हमारे बैंडेजेस की टेक्निक्स, और जितने भी हमारे जो भी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारा प्री पार्टिसिपेशन, इवैल्यूएशन, स्क्रीनिंग ऑफ द एथलीट, ये सब हम फिजियोथेरेपी इन स्पोर्ट्स मेडिसिन में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा चौथा सब्जेक्ट कार्डियोपल्मोनरी मेडिसिन एंड सर्जरी। कार्डियोपल्मोनरी में हमारे दो कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, कार्डियो इज फॉर कार्डियक एंड पल्मोनरी इज फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कार्डियो में हम हार्ट से रिलेटेड कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे, एंड पल्मोनरी में हम अपने रेस्पिरेटरी लंग्स से रिलेटेड कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम इनके मेडिकल कंडीशंस और हम इनकी सर्जरीज के बारे में पढ़ेंगे और उनके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बट रिमेंबर दिस कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं वो हम ऑल ओवर मैनेजमेंट पढ़ेंगे, नॉट जस्ट इंडिविजुअल फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। देन हमारा फिफ्थ सब्जेक्ट है बायो इंजीनियरिंग एंड एथिक्स। बायो इंजीनियरिंग के अंदर हम जितने भी हमारे असिस्टेड डिवाइसेस होते हैं, ऑर्थोसिस, प्रोस्थेसिस, हमारे शूज़ हुआ, वॉकिंग एड्स हुए, वॉकिंग फ्रेम्स हुए, इन व्हील चेयर्स हुई, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। और एथिक्स के अंदर हम अपने एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं WCPT, IAP, DCPTOT, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आगे चल के मैं आपको जो कुछ वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ उसका ये थोड़ा सा फॉर्मेट है जिसमें मैं मेनली फोकस करूँगी हम फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि हमें मेनली फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ही करना होता है एट दी एंड। और ये जो हमारे 3 पीटी मैनेजमेंट के सब्जेक्ट हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन, इनकी कुछ कंडीशंस हैं जिनकी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट है, और वो एक क्लब करके मैं आपको उसकी कंसाइज वीडियोस अपलोड करूंगी फर्दर। तो वो कुछ इस फॉर्मेट में होंगी। सो प्लीज़ कीप रिमेंबर दी फॉर्मेट, क्योंकि आगे चल के आपको इसी वे में एग्जाम में भी लिखना है और इसी वे में आपको पढ़ना है और इसी वे में आपको वाइवा में भी इसको बताना है। तो सबसे पहले अगर कोई कंडीशन को आपको लिखना है या बताना है किसी को, आप उसका ओवरव्यू देते हैं, उस कंडीशन का नाम बताते हैं। फॉर एग्जांपल ACL टीयर या कार्पल टनल सिंड्रोम या फिर डायबिटीज़। उसके अलावा आप उसकी टियोलॉजी बताते हो कि वो किस वजह से हुई है।
तो ये अलग अलग कुछ टर्म्स होते हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में मेनली यूज़ किए जाते हैं। जैसे इंट्रिंसिक फैक्टर या एक्सट्रिंसिक फैक्टर हमारा यूज़ किया जाता है अगर हम पीटी स्पोर्ट्स की बात करें तो। एक्यूट क्रोनिक हमारा यूज़ किया जाता है अगर हम जनरल मेडिसिन सर्जरी की बात करें। कंजेनाइटल एक्वायर्ड यूज़ किया जाता है अगर हम पीटी ऑर्थो की बात करें। तो इसी हेडिंग्स में आपको एटियोलॉजी बतानी है अगर आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से। फिर आता है हमारा टाइप्स। तो टाइप्स बताना ज़रूरी होता है अगर उसके टाइप्स हैं तो, जिससे कि हमें थोड़ी सिवियरिटी भी पता चल जाती है और थोड़े अलग अलग पता चल जाता है कि अच्छा किस टाइप की क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है। जैसे अगर कोई ACL टीयर है तो उसमें लिगामेंट स्प्रेन हुआ है तो उसकी क्या टाइप्स या ग्रेडिंग होगी। उसके अलावा अगर डायबिटीज़ मेलाइटस है तो उसके टाइप्स होते हैं वो हम बता देंगे। जिस भी कंडीशन जिस भी डिजीज़ के टाइप्स होते हैं वो आपको उसके अंदर फिर इंक्लूड करना है। उसके बाद हमें लिखना होता है इंपॉर्टेंटली पैथोमैकेनिक्स। अगर आप लोग कंडीशन के अंदर पैथोमैकेनिक्स नहीं लिखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपका मेनली पीटी मैनेजमेंट जो है वो बनाया जाता है और इसी के बेसिस पे आपका डायग्नोसिस निकल कर आता है। तो पैथोमैकेनिक्स में आपकी सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी होती है कि आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजी से क्या ऑल्टर फिजियोलॉजी है उस पेशेंट के अंदर, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है, और जो उस पेशेंट की जो बायोमैकेनिक्स है वो कितनी ख़राब हुई है। इससे हम ये लिखते हैं उसके अंदर। फिर आते हैं हमारे क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स, जिसमें साइन जो हम बताते हैं, सिम्टम्स जो पेशेंट लेके आता है। यूजुअली जो सिम्टम्स होते हैं वो हमारे पेन, टेंडरनेस, नॉजिया, वॉमिटिंग, सिस्टमिक सिम्टम्स, डिफॉर्मिटी, क्रिपिटस एट्सेट्रा, और भी बहुत बड़ी लिस्ट होती है सिम्टम्स की, बट यहाँ पे जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आपको बताया गया है। फिर आता है हमारा इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है, जो आपको मैंने पढ़ाया था ऑलरेडी, बिकॉज जो मैंने आपको असेसमेंट पढ़ाया था उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन में कुछ स्पेशल टेस्ट हम करते हैं और हम इन्वेस्टिगेशन में लेबॉर्ट्री टेस्ट आपको लिखना है। इमेजिंग अगर उसकी है तो वो लिखनी है। इमेजिंग में एक्सरे, MRI, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन और बोन स्कैन। मतलब आपको प्रेफर करके लिखना है, कोई भी आप डिजीज़ के बारे में लिख रहे हो तो उसका पर्टिकुलर डायग्नोस आपको लिखना है। जैसे अगर आप डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में लिख रहे हैं तो इसके लिए जो हम लेबॉर्ट्री टेस्ट कराते हैं, जो हम कराते हैं RBS कराते हैं, FBS कराते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं, तो ये स्पेसिफिकली लिखे होने चाहिए। तो ये हम आगे जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे फर्दर अलग अलग चीज़ों के लिए इन्हीं हेडिंग्स में कि आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस ज़्यादातर हम जो है PT ऑर्थो में यूज़ करते हैं, ऑर्थोपेडिकल कंडीशन में यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें माइनर डिफरेंस की वजह से वो कंडीशन बदल जाती है। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिखते हैं और हमेशा इसको टेबल की फॉर्म में डिफरेंस करके ही लिखना है। फिर आता है हमारा मैनेजमेंट, विच इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राइट अबाउट दी डायबिटीज़ मेलाइटस एंड इट्स मैनेजमेंट, आपको ये पूरा मैनेजमेंट बताना है। और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि राइट दी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, तो सिर्फ आप उसका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट का पार्ट बताओगे। अब फिजियोथेरेपी भी 2 पार्ट्स में आ जाएगी यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे पहले देख लेते हैं मैनेजमेंट में कंजर्वेटिव एंड दी सर्जिकल। कंजर्वेटिव में हमारा आता है फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, मेडिसिन एंड असिस्टिव डिवाइसेस। तो जो कंजर्वेटिव PT मैनेजमेंट है उसमें हमारे जो फेजेस होते हैं वो होते हैं एक्यूट फेज, सब एक्यूट फेज, क्रोनिक फेज एंड रिटर्न टू ADL और स्पोर्टिंग एक्टिविटीज फेज। फिर आता है हमारा मेडिसिन और हमारे असिस्टिव डिवाइसेस, जैसे ऑर्थोसिस, प्रोस्थेसिस, शूज, वॉकिंग एड्स, व्हील चेयर्स एट्सेट्रा। ये सब हमारा आ जाएगा असिस्टिव डिवाइसेस में जो इंसान यूज कर रहा है। अब द थिंग इज, एक तो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट हो जाता है जो हमारा सर्जरी की, मतलब जो हमारा कंजर्वेटिव है, और एक हमारा PT मैनेजमेंट होता है जो हमारा सर्जरी के बाद हम करते हैं एज अ रिहैबिलिटेशन। तो पहला हमारा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, दूसरा हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल में सबसे पहले आप सर्जरी जो हुई है उसका प्रोसीजर का नाम बताओगे। फॉर एग्जाम्पल आपका TKR था, आर्थ्रोप्लास्टी थी, लिवर ट्रांसप्लांटेशन था, किडनी ट्रांसप्लांटेशन था। फिर अब उसके बाद जब सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद तो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ज़रूरी होता है हमारा। तो उसके लिए हम लिखते हैं पोस्ट ऑफ फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, और उसके जो फेजेस होते हैं वो हमारे अलग होते हैं एज कम्पेयर टू दी कंजर्वेटिव पार्ट ऑफ द PT मैनेजमेंट। क्योंकि जो PT मैनेजमेंट होती है वो हमारी सर्जरी के तुरंत बाद स्टार्ट कर दी जाती है। तो यहाँ पे एक इमीडिएट फेज होता है जो कि इमोबिलाइजेशन फेज होता है, एक एक्यूट फेज होता है उसके बाद जो मोबिलाइजेशन फेज है, फिर इंटरमीडिएट फेज, रिहैबिलिटेशन फेज एंड रिटर्न टू एरियल स्पोर्टिंग एक्टिविटीज फेज।
सो देयर इज़ अ डिफरेंस। तो जब भी आपको बोला जाए कि आपको पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट लिखना है तो आप इन्हीं फेजेस को यूज़ करोगे लिखने के लिए, और आपको बोला जाएगा कि आपको नॉर्मल पीटी मैनेजमेंट लिखना है कंजर्वेटिव अगर उसका ट्रीटमेंट होता है तो उसमें आपको यूज़ करने हैं ये वाले फेजेस जो दिए हुए हैं कंजर्वेटिव वाले पार्ट में। उसके अलावा यहाँ पर जो फेजेस की ड्यूरेशन है वो डिपेंड करती है कि उस पेशेंट को कौन सी कंडीशन है और उसकी कितनी सीवियरिटी है, उसी हिसाब से फेजेस की जो ड्यूरेशन है वीक वाइज मंथली वाइज वो हम इंक्लूड करते हैं। सो दिस इज ऑल द ओवरव्यू about the subjects and the components that we will study in the upcoming videos. So please subscribe to our channel. एंड उसके अलावा यहाँ पर अभी भी हम जो फोकस करेंगे वो उसका रिहैबिलिटेशन वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे विच इज़ योर पीटी मैनेजमेंट। तो मैं आगे वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको कंडीशन और उसका मैनेजमेंट को लिखना होता है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और अ डाउट यू कैन कमेंट।